नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का। आज मैं अपने वीडियो में चर्चा करूंगा अजीत पवार के बारे में। यहाँ कल गणेश दर्शन के लिए, लाल बाग के दर्शन के लिए अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह आए हुए थे और उनके साथ में मुख्यमंत्री शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तो थे, लेकिन अजीत पवार का गायब रहना कई राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर में इसके पीछे क्या कारण है? क्या अमित शाह जिन्होंने उनको सत्ता में उनको अंदर लिया, सत्ता में उन्होंने शामिल किया, और आज जो अमित शाह आए मुंबई में और अजीत पवार गायब रहे, तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सौजन्य छत्तीस से और जानेंगे कि क्या कहीं कुछ पॉलिटिक्स में इधर उधर की तो नहीं चल रही है। सर, क्या लगता है? मैं जवाब देने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपके मन में क्या है, आप किस तरह से इस बात को देखते हैं। सर, आपकी पहले बात मैं सुन लो तो मेरा मत बताऊंगा मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो इस समय देश में नंबर 1 पे जो है मोदी जी नहीं है, अमित शाह जी है। क्या बात है, ये बड़ा विधान हो गया। पहले में भारत में पहली बार कोई कर रहा है ये विधान कि अमित शाह से, मतलब अमित शाह मोदी से बढ़ के हैं। हाँ, ये विधान पहली बार देश में हो रहा है। देश में हो रहा है। आपने एक नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं आप। बोलिए। और किसको पार्टी में लेना है, किसको नहीं लेना है, किसको कहाँ जाना है, किसको कहाँ एक्सरसाइज करना है, अमित शाह के बगैर जो है सर पत्ता नहीं हिलता है आज की तारीख में। बराबर है ना। खासकर जहाँ जहाँ भाजपा की सत्ता है। मैं हाँ बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ करके हाँ बोल रहा हूँ, आपको सम्मति करके नहीं सुन हाँ बोल रहा हूँ। खासकर जहाँ भाजपा की सत्ता है वहां पर जो है अमित शाह जी आए, समझ लो प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को रहना ही रहता है। कितना भी बड़ा कार्यक्रम हो, कितना भी बड़ा शेड्यूल हो, कुछ भी हो, कम से कम अगवानी के लिए तो वहाँ उपस्थित रहना ही होता है। उसके बाद फिर आप जहाँ जाना चाहे वहाँ जाइए। उन्होंने कई बैठक भी की, मतलब एंटी चैम्बर में बैठक भी की, जिसमें मुख्यमंत्री शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस भी थे, लेकिन अजीत पवार नहीं थे। इसके पीछे के कई कारण सामने मतलब आ रहे हैं कि क्या कहीं अजीत पवार के मतलब लेफ्ट राइट तो क्या कारण सामने आ रहे? अब कारण सामने सर, तो एक तो पवार साहब को लेके काफी मनमुटाव चल रहा है इस समय। पवार साहब के बारे में, बड़े पवार साहब के बारे में अभी तक सब असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर में वो करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन हुआ यहाँ पर, उसमें भी पवार साहब का नाम आया, और ऊपर से अजीत पवार जी आए, सत्ता में रहते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाए, हिंट भी नहीं दे पाए कि क्या बैकग्राउंड में चल रहा है। ओपनली सबको पता है कि जो आंदोलन, मराठा आंदोलन हुआ, उसके पीछे कौन किसका स्टैंड था, क्या कौन ऑर्गेनाइजर था उसका। आपको लगता है मराठा आंदोलन जो हुआ, ये जरांगा वगैरह, जी, वो शरद पवार के चेले हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो वो भी बातें सामने आ रही है। उसको लेके भी हो सकता है कि अमित जी जो है उनसे नाराज चल रहे होंगे अजीत। मगर कांग्रेस के नाना पटोले जो हैं, उन्होंने आरोप किया कि ये जो मनोज जरांगे है वो एकनाथ शिंदे जी का आदमी है, और इनको मुसीबत में लाने के लिए और ओबीसी और मराठा संघर्ष ये करने के लिए, भड़काने के लिए उन्होंने ही मनोज जरांगे को किया। इसलिए मनोज जरांगे तब तक उपोषण पे बैठा जब तक खुद शिंदे नहीं आए, और शिंदे इतना छोटा मामूली आदमी का ये अनशन छोड़ने के लिए गए, अजीत दादा को भी लेके गए। तो आपको अभी भी लगता है कि पवार साहब उसके पीछे या एकनाथ शिंदे पीछे? नहीं सर, मैं एकनाथ शिंदे साहब का नाम नहीं लूंगा इस पे। अच्छा, वो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो कौन बोलेगा बैल आ बैल मुझे मार। ऐसा हुआ कि उल्टा हुआ? सर नहीं, उल्टा हुआ। मेरे को लगता है कि जरांगे के सामने उन्होंने मराठा समाज को भी खुश किया और ओबीसी समाज को आगे बढ़ा के और उनका आंदोलन भी छेड़ के उनको शह भी दे दिया। मतलब ऐसा चातुर्य दिखाया कि शह भी मेरी, मात भी मेरी। डबल गेम किया उन्होंने। जरांगे को बिठा के मराठा लोगों को दिखाया कि भाई देखो तुम्हारी सब मांग मैंने मान ली, और ओबीसी समाज को भड़का के, क्योंकि ओबीसी समाज के इसमें भी वो ही गए बोलने के लिए कि भाई सर अभी तो संभालो। अभी तो कुछ तो ये डबल गेम लगता नहीं है आपको? ये तो अभी तो 1 महीना खाली अवकाश लिया है उन्होंने, 1 महीने का मोहलत लिया है कि 1 महीने में सब कुछ हो जाएगा। लगता है आपको 1 महीने में हो जाएगा? और उन्होंने मेरे को कुछ मत पूछो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो फिर भी आपसे मैं
सहयोग तो चाहूंगा ना कि क्या मैं करने वाला हूँ। मेरा पंचनामा क्वेश्चन पोस्टमार्टम बाद में आएगा, पहले आप पंचनामा कर लो। तो मेरा देखिए ये पोस्टमार्टम का रिपोर्ट यही है कि अजीत जिस तरह से आंदोलन चला, मतलब जिस तरह से बातें सामने आई, अजीत दादा इनसे नाराज है, ऐसा लगता है आपको अमित शाह से? अभी कल की अनुपस्थिति तो कई सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, आपको ऐसा लगता है कि वो नाराज है उनसे, अमित शाह से? इसके लिए नहीं गए? नाराज वो नहीं है, नाराज अमित शाह हो सकते हैं, उनके ऊपर नाराज कैसे होंगे? तो अमित शाह ने उनको बोला होगा मत आओ, मे बी, या इसके लिए वो नहीं या तो इनको बोले होंगे कि उनको मत लेके आना, तो सरकार टूटेगी फिर। अगर अमित शाह ने जरा भी बोला कि अजित पवार को नहीं आना चाहिए, अजित पवार, तो सर ये सरकार टिकेगी नहीं एक दिन। अजित पवार रहे या नहीं रहे उससे सरकार से क्या लेना देना सर? क्या अजित पवार नहीं थे तो सरकार नहीं थी? सर सरकार गिरने का बात अलग है, मॉरल ये कितना बड़ा हो जाएगा कि अभी 15 दिन पहले वो आ गए, महीना भर 2 महीना, और अमित शाह ने उनको बोला कि आओ मत। सर इससे ज्यादा तो अवमानना इसकी हुई नहीं। मैं एक सवाल इसी में खड़ा कर रहा हूं मैं, क्या लगता है आपको कि अजित पवार आने के बाद लोग खुश हैं? जिनका स्वार्थ है वो खुश है, जिनका स्वार्थ नहीं है वो खुश है। वो एकनाथ शिंदे का भी है ना जी। एकनाथ शिंदे की वजह से जिनको लगता है मेरा स्वार्थ साध्य होगा वो खुश है, जिनको लगता है नहीं होगा वो ना खुश है। खुश तो फडणवीस के ऊपर भी है ना जी। फडणवीस के फिर मुख्यमंत्री बनने की बात जब आती है तो कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ ना खुश होते हैं। वो खुशी ना खुशी तो सर कल आपको भी मिनिस्टर बनाए तो ना कुछ खुश होगा। अजित पवार जो है सत्ता में किस लिए आए हैं? उप मुख्यमंत्री बनने के लिए आए हैं कि मुख्यमंत्री बनने के लिए आए हैं? मेरा आपको क्या लगता है? उन्होंने कई बार बोल चुके हैं कि अभी मेरा मुख्यमंत्री बनने की बारी है। हाँ, मगर कब है? कौन कौन मुख्यमंत्री बनेगा? देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे कि अजित पवार मुख्यमंत्री बनेंगे? कब बनेंगे? इसमें कई सवाल खड़े होते हैं। मगर उनका स्टेटमेंट जो है ना आधा अधूरा देने से मतलब नहीं है जी। उन्होंने ये बोला है कि मैं मुख्यमंत्री जब समय आएगा तब बनूंगा। सर ऐसे 10 लोग हैं महाराष्ट्र में जो बोलते हैं समय आने पर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। उसमें ठाकरे भी है, हमारा संजय राउत भी है जी, वो भी बोलता है एक दिन आएगा, हर कुत्ते का दिन होता है बोलता है वो खुद ही बोलता है हर कुत्ते का दिन होता है। तो ऐसे जितने हैं उनमें से जिसका दिन आएगा उस दिन बोले। वो अभी मैं इनको हटा के वो बोलूंगा, वो उनके चेले चपाटे बोलते हैं, उनको बैनर भी लगते हैं, पोस्टर भी लगते हैं, नहीं लगते हैं वो सर थाना में अभी पोस्टर लगते हैं जी। तो पोस्टर के ऊपर कंट्रोल होता है क्या एकनाथ शिंदे का? नहीं होता है। नहीं होता सर। गली का गुंडा, मटके वाला, दारू वाला, अड्डे वाला, ब्रोथल चलाने वाला अपनी सामाजिक मान्यता के लिए अपना पोस्टर पे फोटो डाल के ऊपर बड़े बड़े लोगों का फोटो, इसका ही नहीं, एकनाथ जी का ही नहीं, जितेंद्र का भी आता है, तो चमचागिरी होगी सबके। सर चमचागिरी मतलब वो दिखाना चाहते हैं कि भाई ये जो बड़ा आदमी है ये मेरा गॉडफादर है। वो माने न माने, तू मान न मान, मेरा मैं न मान, ये चल रहा है जी। तो मुख्यमंत्री अजित दादा कोई पागल आदमी लिखे गांव का जिसको अकल नहीं है कि ये ऐसा मेरे लिखने से अजित दादा की प्रॉब्लम हो जाती है। बाद में वो उनको फटकारते भी है, ये क्या पागलपन है तुम्हारा, तुम क्यों लिख रहे हो मुख्यमंत्री? अभी तो नाना पटोले को भी मुख्यमंत्री बना दिया किसी ने, 52 को, सबको बना दिया। अभी तुम और मैं 2 ही बचे हैं, बाकी सबको बना दिया है। तो इसका इतना हम सोचेंगे तो नहीं चलेगा। बिल्कुल। कम भावी मुख्यमंत्री वो बोले क्या किसी को? उनका खास जो आदमी है उसने लिखा है क्या? नहीं। देखो शरद पवार का प्रवक्ता कौन है? जितेंद्र आवाड़। वो अगर कुछ बोलता है तो उसका मायना रखता है क्योंकि वो पवार की बात होती है। एकनाथ का अगर नरेश भंसके बोलता है तो उसकी बात होती है एकनाथ की जी। तुम्हारा संजय बोलता है तो ठाकरे की होती है। वैसे ही अजीत दादा का खास आदमी कौन है? वो जब बोलेगा तभी ये मान सकते हैं मिटकरी है उसका आदमी। मिटकरी जो बोलेगा वही सही होगा। बाकी छट्टे पट्टे गांव के पंजे कुत्ते वो क्या बोलते हैं भोगते हैं, उसके कोई मतलब नहीं है। अब सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। सर ऐसा है जी कि ये संजय राउत हमेशा बोलता है कि तुम दिल्ली के आगे झुक के जीते हो जी, तुम दिल्ली के गुलाम हो, दिल्ली के नजर अपने ऊपर पड़े इसके लालायित हो, ऐसा आरोप हमेशा करता है जी। सर एक ये आदमी ऐसा कर्तव्य दक्ष निकला अजित पवार कि जिसने सीधा अपना जो कार्यक्रम है जो 1.5 महीने के पहले उसने तय किया था उस पे वो कायम रहा। अमित शाह के यहाँ आके वो क्या करने वाला था
इससे ज्यादा क्या करने वाला था। बिल्कुल। एकनाथ शिंदे पीछे खड़े थे, तो एक उनको ध्यान में आया कि अरे ये पीछे मुख्यमंत्री है, इसको आगे लेना चाहिए, बोले आगे आओ, फिर वो उनके बाजू में खड़े हो गए। फडणवीस तो कितना टाइम पीछे ही रह गए, आए नहीं भी आगे। तो ऐसा पिछलग्गू करके खड़ा रहने में 5 मिनट लालबाग, 2 मिनट फडणवीस, 2 मिनट एकनाथ, ऐसे सब मिला के 15 मिनट के लिए वो जो इधर बारामती में था, वहां 1.5 महीने से उसका वो कार्यक्रम तय था। इनका पापा अचानक आ गए। सर वो अमित शाह कब आए? 2 दिन पहले उन्होंने तय किया कि मैं मुंबई जाऊंगा, पुणे जाऊंगा, दगड़ूशेठ हलवाई का गणपति देखूंगा, बम्बई में लालबाग में जाऊंगा, इधर जाऊंगा, वो जाऊंगा। तो अभी अचानक से वो बताएंगे। तो सर बारामती में उनके 15 कार्यक्रम हुए। सुबह 6 बजे पहला कार्यक्रम था और रात 12 बजे लास्ट वाला था। तो 15 कार्यक्रम में सर हर एक कार्यक्रम में उनके कम से कम 10-20 हजार 25 हजार लोग रहते हैं। तो 25 हजार लोग अपना भी प्लानिंग करते हैं कि भाई कल अजीत दादा के प्रोग्राम को मुझे जाना है जी। जैसे मुझे किधर जाना होता है तो मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि भाई मुझे 11 बजे जाना है, 4 बजे तक कार्यक्रम रहेगा। उस हिसाब से सर कम से कम बारामती के 2-5 लाख लोगों ने अपना कार्यक्रम पूरे दिन का तय किया था कि दादा के ये कार्यक्रम में मैं जाऊंगा। अब दादा ये पिछलग्गूपना दिखाने के लिए ऐसा करने के लिए, लाचारी दिखाने के लिए इनके यहाँ आए 15 मिनट के लिए। और करना क्या है, थोड़ा कोई बातचीत करना है उनसे। उनकी अमित शाह की और एकनाथ शिंदे और फडणवीस की जो बात हुई जी सर, वो क्या दादा के खिलाफ हुई होगी? ऐसा लगता है आपको? नहीं, अभी तो फिलहाल जो भी माहौल बन रहा है, सब लोकसभा की तैयारी चल रही है, सब उसके बारे में हुई होगी। वो तो पेपर में कुछ आया भी है कि 1-2-4 नाम हैं, उनको खड़ा करने के लिए चर्चा हो गई, ये हो गई। सर एक है, ये लोग ना अपने जैसे छोटे लोग नहीं रहते। हमारा आदत क्या रहता है ना, हम आम आदमी होते हैं, जो गैर हाजिर है ना उसके बारे में बुरा बोलते हैं, लेकिन सर जो हाजिर है उसके बारे में नहीं बोलते। आज की तारीख ये लोग बड़े ऐसा नहीं। आज की तारीख में महाराष्ट्र की सत्ता 3 पार्टी चल रही है। हाँ, तो पहले भी थी ना शिवसेना है ना, लेकिन जब बॉस आया है तो हाजिरी भी तो लगती है ना सर। बॉस का एक कुत्ता है क्या? गुलाम है, उसको कोई स्वाभिमान नहीं है, उसके कोई अपना जीवन नहीं है। उल्टा अमित शाह के मन में ऐसा ना सर, शिवाजी महाराज की कथा बोलते हैं कि शाम 6 बजे किले का जो दरवाजा है वो बंद करना होता था। तो शिवाजी महाराज 6:15 बजे पहुंचे समझो वहां पे। तो उन्होंने बोला दरवाजा खोलो। तो आम एक ये था सिपाही, वो बोला नहीं खुलेगा। वो बोला क्यों नहीं खुलेगा? वो बोला नहीं, ये इसका ऑर्डर है हमारा राजा का और हम उसका पालन करते हैं। तो बोला ये करूंगा वो करूंगा, ने मजाक में किया उन्होंने। तो बोला मुझे मार डालो, मैं जब तक जिंदा हूं नहीं जाने दूंगा। तो उन्होंने उसको इनाम दिया क्योंकि तुम्हारे कर्तव्य के प्रति समर्पित हो। सर ये अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित है। 15 ये कार्यक्रम लिए हुए उसके प्रति वो समर्पित रहे। उसमें विकास कार्य थे, सभाएं थी, ये थी। वो जो काम कर रहे हैं वो पार्टी का काम कर रहे हैं, सरकार का काम कर रहे हैं, देश का काम कर रहे हैं, अमित शाह का काम कर रहे हैं। वो सब छोड़ के भाग के आए और पीछे खड़ा रहे, इसमें क्या मतलब है? उल्टा मैं फडणवीस मेरे दोस्त है जी, एकदम दोस्त है, आप जानते हैं, मगर फिर भी मैं फडणवीस को दोष दूंगा कि नागपुर में इतना बड़ा हादसा हुआ, सुबह 3 बजे से 6 बजे तक पूरा नागपुर बह गया और ये इनके पीछे खड़े रहे, लालबाग के राजा के पीछे, फडणवीस के घर के पीछे, इसके पीछे। मतलब अमित शाह एक तरफ और नागपुर की कम से कम 15 लाख से 20 लाख जनता एक तरफ। फडणवीस ने 15-20 लाख लोगों के बदले एक अमित शाह को अहमियत दे दी। और जैसे ही अमित शाह विमान में बैठे, ये दूसरी तरफ दूसरे विमान में बैठ के गए, मगर तब तक ये महापुर जो था वो चला भी गया था। तो आप फडणवीस को मार्क देंगे या अजीत दादा को देंगे? बोल, जिसने 15 लाख लोगों के लिए जाने के बदले अमित शाह के पीछे खड़ा रहना, ऐसा करना ज्यादा। सर अमित शाह को अगर फोन करके बोलते थे कि 15 लाख लोग मेरे नागपुर के मुसीबत में हैं, अभी उनको मेरा आधार चाहिए, मैं वो बावनकुळे को भेजा उन्होंने जी उधर। बावनकुळे वो सक्षम नहीं है, उप मुख्यमंत्री और फडणवीस का जो नागपुर में चलता है वो बावनकुळे को चलता नहीं है। वो तो टूरिस्ट जैसा घूम रहा था, उसको नागपुर कहाँ मालूम है पूरा डिटेल में नहीं था ना। है तो विदर्भ के ना सर। हाँ,
मगर नागपुर कैसे हाथ की रेशा के देर फडणवीस को मालूम है कहाँ क्या होगा, क्यों कैसा हो रहा है, वो सब है। तो फडणवीस उसके बदले यहाँ रहे, वो गलत है। हाँ, एकनाथ शिंदे जी का कोई प्रोग्राम नहीं था, वो उनके साथ रहे, वो बात ठीक है। मगर फडणवीस ने गलती की, अजीत दादा ने गलती नहीं की, और आप उसका पॉलिटिकल अर्थ निकाल रहे हैं, ये गलत है ऐसा मुझे लगता है। बोलो अभी। ठीक है, गलत तो गलत है, सही तो सही है, आपसे ज्यादा नहीं ऐसा नहीं, आप मजबूरी में मत बोलो। हाँ, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अजीत दादा की छवि निखर के आ गई कि भैया जो कमिटमेंट है पब्लिक के प्रति, उसके प्रति वफादार रहा। खाली अमित शाह आने से सर, फिर वो इंदिरा गांधी तुम्हारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी आते तो सब कांग्रेस वाले उनके पीछे भागते हैं, या दिल्ली जाते हैं, ये जाते हैं, ये लाचारी है, गुलामी है। हमारा संजय भी उद्धव का गुलाम है कि नहीं? वो देखो ना, जो फंक्शन होता है जी, हाँ, अभी उद्धव का और संजय का थोड़े दिन में टूटने वाला है। देखो अभी पहले कैसा था ना, उसके कान में लग के बातें करता था, ये करता था। अभी संजय से स्टेज पे बातें नहीं करता है, वो कहाँ करता है, नहीं करता है, वो अपना अपना धुन में रहता है। स्टेज पर भी संजय अभी आजकल जगह मिलने के लिए इधर उधर हाथ पांव ये करता है, देखा आपने? अभी देखो, अभी टीवी पे जाके देखो उद्धव की सभा, उसमें संजय जो है वो लोग फोटो के लिए खड़े होते हैं तो किसी की परवाह नहीं करते सर, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठते हैं जी। तो उसमें वो हाथ करके अपने के लिए जगह बनाता है, मगर उद्धव नहीं बोलता कि आ जाओ, है कि नहीं? उल्टा अमित शाह का खास है कि उन्होंने एकनाथ जी शिंदे को आगे बुलाया। मेरे ख्याल से बहुत हो गई। धन्यवाद सर। हमारा चर्चा यही था कि अजीत पवार की अनुपस्थिति क्या राजनीतिक कारण बन सकती है, इसी पर चर्चा नहीं बन सकती। आपको क्या लगता है? नहीं बन सकती। आपको क्या लगता है? व्हाट्सएप कमेंट जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय